मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा वजह था कि मेरे पत्नी का देहांत होना, और यही कारण था कि वीडियो बनाने में मैं रुचि नहीं ले पा रहा था, मन नहीं लग रहा था। लेकिन आप लोगों की प्रेरणा से मैं अब पुनः जहाँ से अपना इतिहास ख़त्म किया था वहीं से शुरू करने जा रहा हूँ, और धीरे धीरे इसको मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा जैसे जैसे मेरा सामर्थ्य, मेरी ताकत बढ़ती जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज़ से उबरना आसान नहीं होता है। धन प्राप्त किया जा सकता है, प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है, व्यक्ति चला जाएगा तो उसका मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, और कोई रीज़न नहीं था। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि ये सारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो पेट का, दरोगा का हो, टीजीटी, पीजीटी हो, ये सितंबर अक्टूबर में पूरी संभावना है होने की। हमें लगता है कि ये 3 महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो वक्त चल रहा है कोरोना का, उससे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग मुश्किल है खुलना। सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इसी दृष्टि से हम भी आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पठन पाठन करने से मन एक तो शांत होता है, हल्का होता है, और कोई चीज़ दूसरी वस्तु आप नहीं सोचते हैं। अकेले बैठे रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचने लगेंगे और दिमाग में तमाम तरह की बातें आने लगती हैं। मैं तो इतिहास पढ़ाता ही हूँ, लेकिन क्या कर, इतिहास में से बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन व्यक्ति ज़रूर उससे, घटनाओं से प्रभावित होता है और उन्हीं चीज़ों से निकलता भी है। हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ जीवन में घटित होना है, किसी को पहले, किसी के बाद में। लेकिन जीवन को हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, ये आपके जाने के बाद कोई आपके बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल ना करे कि वो व्यक्ति ऐसा था, ऐसा था। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो पाठकगण हैं, जो हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि जीवन को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करते रहिए, वही आपके जीवन में काम आएगा। देखिए, पिछला जो हमारा था, जिसे हमने गुलाम वंश बताया था, दास वंश बताया था, और काफ़ी कोशिश किया था उसको समेटने की, बहुत सी चीज़ों को। अब उससे अगली कड़ी में जो वंश जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह है खिलजी वंश। इसे खलजी वंश या खिलजी वंश भी कहते हैं। और खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन होना। वैसे तो व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, सत्ता में आमूलचूल परिवर्तन हो, उसी को क्रांति कहते हैं। तो आप पढ़ते होंगे खिलजी क्रांति। दरअसल क्रांति इसलिए कहा गया कि जो सत्ता आ जाए इनके हाथ में, ये भी तुर्क थे, भ्रमवश इन्हें तुर्क नहीं समझा गया, लेकिन ये तुर्क थे। दरअसल अफगानिस्तान में हिलमंद जो एक नदी घाटी है, उसी के पास रहने वाले जो लोग थे, उन्हीं को खलजी कहा गया या खिलजी कहा गया। और 200 वर्षों तक उन लोगों ने उस क्षेत्र में रहे, और यही कारण था कि उनकी जो रहन सहन था अफगानियों की तरह हो गया, इसलिए उनको अफगानी समझा गया। लेकिन मूलतः ये तुर्क ही थे। चाहे रायवर्ती हो, चाहे फखरुद्दीन हो, चाहे बर्थुल्ला हो, सभी लोगों ने इनको तुर्क माना है। तो ये भी तुर्क थे। बस अंतर ये था कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसके पहले इलबारी तुर्क थे, और इलबारी तुर्क जातीयता की श्रेष्ठता में ज़्यादा विश्वास करते थे, अपने ही लोगों को नियुक्त करते थे। और इन लोगों ने उसको पलट दिया और सभी लोगों को भागीदारी दी। इन्हें भारतीय मुसलमान भी कहा गया।
तो इस तरह से भारतीयों को भी इसमें भागीदारी मिली, जो भारतीय मुसलमान थे, जो उसमें निम्न वर्ग के थे, उनको भी इसमें भागीदारी मिली। इसलिए इसको खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, और कोई नहीं। लेकिन ये मूलतः तुर्क थे, इसमें हमेशा आप जब टिक लगाइएगा तो तुर्क ही लगाइएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका संस्थापक जो था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी हमने बोर्ड पर लिख दिया है 1290 से 1296। पूरे दिल्ली सल्तनत में, पूरे मुगल काल में इतने उम्र में गद्दी पर बैठने वाला कोई शासक नहीं था। 70 वर्ष इसकी उम्र थी, और इससे कम उम्र के शासक बना था शेरशाह सूरी, जिसकी उम्र 68 वर्ष थी। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। दरअसल ये ऑलरेडी बलबन की सेवा में था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और कई अपनी योग्यता के बल पर ऊंचा पद भी प्राप्त किया। जब बलबन की मृत्यु के बाद कैकवाद गद्दी पर बैठा तो दरबार में जब षड्यंत्र होने लगा, तो उसके पहले ये समाना का गवर्नर था। ध्यान में रखिएगा, इसकी हम जो है पूछता है भी क्वेश्चन कि कहाँ का गवर्नर था, तो समाना का गवर्नर था, समाना का सूबेदार था। और कैकवाद ने इसको बुलाया और इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी। ध्यान रखिएगा, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां की उपाधि दी। ये भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आरिज ए मुमालिक सेना मंत्री, ध्यान रखिएगा, सेना मंत्री का पद दिया। तो देखिए, समाना का गवर्नर था, सूबेदार था। कैकवाद ने इसको बुलाया। ध्यान रखिएगा, कैकवाद जो बलबन के मरने के बाद गद्दी पर बैठा था, उसके बाद बताया था कि उमर से गद्दी पर बैठा था। तो समाना का सूबेदार था, शाइस्ता खां के इसने बुलाकर उपाधि दिया, और आरिज मुमालिक सेना का मंत्री बना। आपको बता दें कि इसके पहले ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब बलबन की सेवा में था तो सरे जहांदार की उपाधि प्राप्त किया था। सरे जहांदार का पद प्राप्त किया था। किसके समय? बलबन के समय। ये भी ध्यान रखिएगा। शाही अंगरक्षक, इसका अर्थ होता है शाही अंगरक्षक, अंगरक्षक। अब देखिए, ये प्रारंभ में ये पद था, फिर समाना का सूबेदार बना, फिर शाइस्ता खां की उपाधि मिली, फिर आरिज मुमालिक सेना का मंत्री बना। अब देखिए, ये आप इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। दूसरी चीज हमने बताया कि यह 70 वर्ष की अवस्था में, 70 वर्ष की अवस्था में जो है 70 की वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। अर्थात इतने उम्र में दिल्ली सल्तनत में, चाहे मुगल काल के हो, चाहे उत्तरकालीन मुगल काल को कहीं भी आएगा, तो सबसे उम्रदराज शासक यही था। ये ध्यान में रखिएगा। और एक तो ये उम्र दराज था, ध्यान रखिएगा, उम्र दराज था, और दूसरे उदार भी था। हो सकता है इसकी उम्र ने इसको उदार बना दिया हो, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति का जब एज बढ़ती है तो उसके अंदर उदारता का भाव आने लगता है, जीवन को अच्छे से समझने लगता है। कोई पहले समझ जाता है, ऐसा नहीं है।
तो ये उदार था और उदारता ने ही इसका अंत कर दिया। ये भी बहुत बड़ी बात होगी कि उदारता ने इसका अंत कर दिया। कहते हैं कि जब इसको सिंहासन पर बैठना था तो वो बलबन के लाल महल में नहीं गया अपना राज्याभिषेक कराने। वो कहता है कि वो सिंहासन पर बैठते थे, हम लोग नीचे बैठते थे, और बहुत आदर भाव देता है और कहता है कि उनका भय, उनका लगाव जो है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनके सिंहासन पर बैठकर अपना राज्याभिषेक करूं। बलबन के प्रति इसका इतना सम्मान था। और बलबन का एक अलग व्यक्तित्व था। सरदारों में भले ही भय दिखाता हो, लेकिन सरदारों से उसका बहुत लगाव था। यही कारण था कि हम बताए थे कि जो सरदार थे, जब उसका देहांत हुआ था बलबन का, जो 40 दिन तक शोक मनाए थे। इतिहासकार बर्नी ने इसका उल्लेख किया। तो निश्चित है कि अपने सरदारों में लोकप्रिय रहा होगा। वही आदर भाव जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसको दिखाया। और वहीं से कुछ दूरी पर किला खोरी है, जिसको कैकवाद ने बनवाया था। बनवाया गया था, अभी पूरी तरह से बना नहीं था, बाद में उसको पूर्ण हुआ, अपूर्ण था। और किला खोरी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। किला खोरी, वहीं पर अपना इसने राज्याभिषेक कराया था। अच्छा, दूसरी चीजें थी, और ये 1 साल तक यहीं रहा। ये भी बता दें आप लोगों को, 1 साल यहीं रहा। जब दिल्ली के लोगों ने, कोतवाल फखरुद्दीन ने जब बुलाया, तब ये दिल्ली आया। क्योंकि अभी भी जो दिल्ली के लोग थे या सल्तनत के अंतर्गत जो भी जनता थी, अभी इन लोगों को पसंद नहीं करती थी, बियर नहीं कर पा रही थी। खुद बर्नी कहता है कि दिल्ली की जनता शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन किसी ने बधाई का पत्र नहीं भेजा। इसी से बर्नी इसका उल्लेख करता है कि किसी ने जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बधाई नहीं दिया। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि जो जनता थी वह इन लोगों को पसंद नहीं करती थी। यही कारण था कि जब ये गद्दी पर बैठा तो एक चीज़ बता दें कि जनता का भी सहयोग नहीं मिला था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि धर्म का इन लोगों ने भी सहारा नहीं लिया, उलेमा वर्ग का भी सहारा नहीं लिया, कोई राजनीतिक सहारा नहीं लिया। हाँ, शक्ति का सहारा जरूर लिया था। आप कह सकते हैं कि जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो खिलजी वंश के लोगों ने शक्ति के आधार पर सत्ता प्राप्त किया था। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिल्ली के विशेषकर गुलाम वंश के जो शासक थे, उन लोगों ने मोहम्मद गोरी द्वारा जो बनाया गया साम्राज्य था, उसको उन लोगों ने ही बनाए रखा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसमें, क्योंकि अभी भी जो शक्तियाँ थीं सर उठा रही थी, उनको डर था, भय था। तो इतने बड़े साम्राज्य में विस्तार करना आसान नहीं होता है, आपको दिक्कत होती है। तो जो उनको मिला था, लेकिन खिलजी वंश के शासकों में ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी ने, आप जानते हैं कि उत्तर भारत ही नियंत्रण नहीं किया, बल्कि वो राजस्थान, पूर्वी भारत का हिस्सा और दक्षिण भारत को भी अपना उसने आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया। तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ साम्राज्यवाद का भी विस्तार हुआ। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी खिलजी वंश के शासकों ने। जो राजपूत शक्तियाँ थी, जो निरंतर युद्ध कर रही थीं, जो कभी दबी नहीं, ठीक है, उनको भी काफ़ी हद तक अधीन करने का श्रेय इस वंश के शासकों को जाता है। विशेषकर जो है अलाउद्दीन खिलजी को, इसने भी कुछ विजय किया जिसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसने ज़्यादा विजय किया। देखिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसके उदार नहीं इसको पतन कर दिया, और कोई रीजन नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बता दें आप लोगों को कि आप नोट करते जाइएगा इन चीज़ों को। दूसरी महत्वपूर्ण बता दें, छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट करनी होती है, बड़ी चीज़ें पढ़नी होती है।
ज्ञान का कोई सीमित नहीं है, अपार है। हम खुद ही इतना पढ़ते हैं तो भी लगता है कि चीज़ें बहुत छूट रही हैं। तो मैं आपको लिए क्या कहूँ। अब देखिए, तो हमने कहा कि अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते, जब गद्दी पर बैठा तो बलबन द्वारा, इलबारी तुर्कों द्वारा जो व्यवस्था बनी आ रही थी उसको काफ़ी हद तक उसको बनाए रखा। जो वो तुर्क थे उनको भी ऊंचा पद दिया, विशेषकर फखरुद्दीन, आप जानते हैं कि दिल्ली का कोतवाल था, उसको बनाए रखा। बलबन का जो भतीजा था मलिक छज्जू, उसको कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाए रखा। और वही मलिक छज्जू ने बाद में विद्रोह भी किया, जिसकी हम चर्चा भी करेंगे। तजक खां को वजीर बनाए रखा। तो जो चीज़ें थीं उनको बनाए रखा, मतलब कह सकते हैं कि उनके साथ भी वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि इलबारी तुर्क करते थे, उनको भी समान अवसर दिया। अब देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं आप लोगों को कि इसने आक्रमण भी किया, उन क्षेत्रों पर युद्ध किया। विशेषकर हम करेंगे रणथंभौर। रणथंभौर, यहाँ का शासक हमीर देव था। हमीर देव था। कहते हैं जब रणथंभौर पर आक्रमण करने जा रहा था तो रास्ते में झैले के किले को जीता था। ये ध्यान में रखिएगा, झैल के किले को जीता था। झैल के किले को जीता था। कहते हैं कि यहाँ पे लूटपाट किया और कुछ मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन रणथंभौर के जो राजपूत शक्तियां थी बहुत मजबूत किलाबंदी की थी, और यही कारण है कि कुछ दिन इसने प्रतीक्षा किया और फिर ही वापस आ गया और कहता है कि मैं मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहूँगा। मतलब ये इस बात का जिक्र करता है कि मैं अपने थोड़े से साम्राज्य के लिए मैं मुसलमानों का ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहता, उनका रक्त नहीं बहाना देखना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें थीं। लेकिन आपको बता दें कि मंडौर को जीतकर दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिया। दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको जीत के मिला लिया और कोई इसकी विजय नहीं है। अब देखिए आगे बताते हैं आप लोगों को कि अभी ये गद्दी पर बैठा ही था, तभी कड़ा मानिकपुर, ये इलाहाबाद के से थोड़ी दूरी पर है। कड़ा मानिकपुर, यहाँ का सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था मलिक छज्जू, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, मलिक छज्जू। इसने विद्रोह कर दिया और अपने को सुल्तान घोषित कर दिया, अपने सिक्के चलवा दिए। लेकिन बाद में इसके विद्रोह को कुचल दिया गया और इसको बंदी बना करके लाया गया दरबार में, गंदे कपड़े पहना कर लाया गया, इसके साथियों को बंदी बना कर लाया गया। लेकिन ये मलिक छज्जू जो है इसके पैर पे गिर गया और माफ़ी मांग लिया, तो कहने उदार था, इसको माफ़ कर दिया और बाद में इसको मुल्तान भेज दिया गया। कहते हैं कि यहीं पर मलिक चप, जो कि इसका सेनापति था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विरोध भी किया था कि क्यों इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कठोर व्यवहार करिए, लेकिन इसने मना कर दिया। तो ये इसका उदारता था मलिक छज्जू। और बाद में कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसको बना दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया गया।
अलाउद्दीन खिलजी का मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण हाथ था, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखिए, आपको बता दें कि जलालुद्दीन खिलजी के समय एक महत्वपूर्ण बात और है कि लगभग 1000 चोर बेईमान ठग पकड़े गए थे। और देखिए उदारता इसकी, उनको नाव में बैठा करके बंगाल छोड़ दिया गया, मतलब उनको कोई दंड नहीं दिया गया, बाद में उनको मुक्त कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आए कि किसके समय 1000 ठग चोर बेईमान पकड़े गए थे और उनको कोई दंड नहीं दिया गया, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात बता दें कि इसने, चूंकि इसकी चर्चा आगे हमारी विस्तृत होगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था, बाद में दामाद भी बन गया था। तो आगे इसकी हम चर्चा करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि ये भिलसा पे अनुमति मांगी थी। मालवा के अंदर एक स्थान है भिलसा, और वहाँ पर जब ये आक्रमण करने के लिए गया था तो वहाँ से इसने बड़ी धन प्राप्त किया था। भिलसा, ध्यान रखिएगा, एक स्थान है मालवा में भिलसा। तो भिलसा में जो है, वहीं पर सुना था दक्षिण के राज्यों के बारे में, विशेषकर देवगिरी के जो उस समय शासक थे, यादव शासक रामचंद्र देव। तो दक्षिण के भारत के राज्यों के बारे में सुना था कि वहाँ अपार धन है, और भिलसा से जो धन प्राप्त किया था उसका जो है आधा जो है हिस्सा दे दिया, सुल्तान को भिजवा दिया, और आधा अपने रख लिया। यहीं से इसके महत्व में, इसके मन में कह सकते हैं कि विचार आने लगा शासक बनने का, सत्ता प्राप्त करने का, क्योंकि धन जो है व्यक्ति को कह सकते हैं कि ताकतवर बनाता है, शक्ति प्रदान करता है, मन भी उसका बढ़ता है। तो यहीं से ये आप कह सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों के प्रति इसका मन में उमंग आने लगा, जाने के लिए ये बेचैन हो गया, आक्रमण करने के लिए बेचैन हो गया। कहते हैं कि इसके बाद चंदेरी पे आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अनुमति मांगा था चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन इसका उद्देश्य था दक्षिण भारत के राज्यों पर। लेकिन इसको ये नहीं बताया कि हमें दक्षिण भारत राज्यों पर जाना है, हमको कहा केवल चंदेरी का हमको अनुमति दीजिए। और चंदेरी के बदले ये साउथ पहुंच गया, और साउथ पहुंच गया, और कहते हैं केवल ये 8000 घोड़सवार लेकर किए गया था। और एक स्थान है एलिचपुर, इसकी चर्चा करेंगे, वहीं पर रुक गया, और ये अफवाह फैलाया कि मैं भगोड़ा जो है हूँ और दिल्ली सल्तनत से भाग के आया हूँ, और मुझे तेलंगाना में नौकरी करनी है। 2 दिन वहाँ ठहरा था, उसके बाद ये अफवाह फैला दिया, और उसके बाद से कुछ ही दिनों के बाद इसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। ध्यान रखिए, उस समय देवगिरी बहुत संपन्न राज्य था, क्योंकि वहाँ के जो शासक थे, विशेषकर यादव शासक रामचंद्र देव थे, और उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय भी प्राप्त किया था। तो इन्हीं को निशाना बनाया, क्योंकि ये बृहद राज पर शासन कर रहे थे। और कहते हैं कि रामचंद्र देव भी को पहली बार तुर्की सेना से सामना हुआ, और इसने अफवाह फैला दिया कि 20,000 सेना पीछे आ रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, अफवाह फैलाया था। ये इसकी कूटनीति का एक हिस्सा था, जिसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे, कि बस थोड़ा सा बता दें। और उन्होंने भी जो है कह सकते हैं कि अपने किले के इतिहासकार कहते हैं कि रामचंद्र देव ने लापरवाही बरती, और अपने किले के आस जो क्षेत्र थे, जो जिसको गड्ढा बनाया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से, उसमें उनको पानी नहीं भरवा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही नहीं, बल्कि एक व्यापारी को जो है नमक का बोरी लेकर जा रहा था, उसको अनाज समझ करके अपने यहाँ रखवा लिए थे, या बाद में नमक की बोरी सिद्ध हुआ। और उनका एक बेटा था शंकर देव, जिसे सिंघन देव के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जो है हम लिख देंगे, इनका बेटा था शंकर देव, जिसको सिंघन देव का, ये कहीं अभियान पे आक्रमण करने के लिए गया था। जब उसको पता चला आया, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी,
और कहते हैं कि परिस्थिति बस रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे युद्ध की क्षतिपूर्ति भी लिया और ढेर सारा धन प्राप्त किया। और इतना धन प्राप्त किया था कि बर्नी इतिहासकार बर्नी कहता है, बड़ा आश्चर्य की विषय है, इतिहासकार बर्नी कहता है कि वह धन फिरोज शाह तुगलक के समय तक चलता रहा, इतना धन लेकर आया। और इस धन को इसने विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी ने उधर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ग्वालियर विजय करने गया था, ग्वालियर पर आक्रमण। उस समय उसको सूचना मिली कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी दक्षिण भारत के राज्यों पर भी आक्रमण कर दिया है। अभी तक उसको दिमाग में चंदेरी चल रहा था। अहमद चप इसने कहा कि उसको रास्ते में रोका जाए अलाउद्दीन खिलजी को, और जो धन लेके आ रहा है उसको ले लिया जाए, नहीं तो धन से उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। कहते हैं कि हमने कहा ना कि उदार थे, लापरवाह थे और विश्वास कर लिए, चूँकि रिश्ते में भतीजा और दामाद भी था, और इसकी बात को नहीं माने। तो अलाउद्दीन खिलजी जो धन लेकर आया उससे उसकी शक्ति में इजाफा हुआ और उसका उसने दुरुपयोग किया अपने लिए जो है और शासक के ऊपर। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक पत्र लिखा, पत्र अपने भाई के माध्यम से दिया, और कहते हैं कि उसमें ये था कि अगर सुल्तान माफ़ कर देंगे तो जो है हम सब सारा धन वापस कर देंगे, हम क्षमा मांग लेंगे। और यहाँ पे भी ये बहुत लापरवाही की। ठीक, लेकिन इसके पहले एक चर्चा और कर दें और उसकी आगे चर्चा करके हम यही करेंगे। तो आपको बता दें, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के 3 बेटे थे, जिनको बेटे थे, क्योंकि उसके बाद हम आगे बताएंगे। उनको उपाधि दिया था खान खाना का, बड़े बेटे को दिया था खान खाना, एक को कली खां, अकली खां और कद्र खां। खान खाना ईरानी फकीर थे शीदी मौला, ध्यान रखिएगा, शीदी मौला। इनके यहाँ बड़ी भीड़ होती थी, 10,000 के लगभग अनुयायी थे और हमेशा खाना इनके यहाँ लोग खाते थे, बनता रहता था। तो किसी ने, ये भी माना जाता कि खान खाना जो था इनका अनुयायी था और ढेर सारा धन देता था। और किसी ने कान भर दिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, विशेषकर इसका बेटा भी सेकंड वाला, जो कि इससे नाराज था कि राज के प्रति षड्यंत्र रचे जाते हैं। और इनके अनुयायी, ये बात सही कि शीदी मौला राजनीति में हस्तक्षेप करते थे थोड़ा बहुत, इसमें डॉक्टर के.एस. लाल भी लिखते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हों, ऐसा नहीं था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको बुलाया और पूछा कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा, कुछ नहीं बोला, कहा मुझे राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं करना है। और जिससे वो नाराज हो गए इनके न बोलने से, और बाद में कहते हैं कि इनको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। बर्नी कहता है, ध्यान रखिएगा, बर्नी कहता है कि उसी के समय जब इनको हाथी के पैरों तले कुचलवाया जा रहा था, जब मृत्यु हो गई तो बहुत तेज़ी से तूफान आया, पानी बरसा, और कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद अकाल पड़ गया और अकाल से काफ़ी लोग मर गए थे। अनाज बहुत महंगा हो गया था। कुछ लोगों ने यमुना नदी की नदी में डूब करके अपनी जान दे दी है। तो माना जाता है कि शीदी मौला को जो दिया गया था जनता कि इन्हीं का साफ था जो ऐसा हुआ था। फिलहाल एक इसके ऊपर चरित्र के पर एक दाग है कि शीदी मौला जैसे संत को इसने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था, और इसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अन्य कहीं से भी उल्लेख नहीं मिलता है। अब
देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बता दें कि अभी हम चर्चा कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी का, और वो कड़ा मानिकपुर में रुक गया, और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इतना बताने के बाद भी ये लापरवाही से गया। अहमद चाप ने सावधानी, अहमद चाप जो भी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि इनको सावधान किया, लेकिन फिर भी नहीं माने। छोटी सी टुकड़ी लेकर गए और गंगा को पार करना था, उसमें काफ़ी पानी था, तो 2 नाव लिए कुछ सैनिकों को लेकर चल पड़े, और अहमद शाह के नेतृत्व में पैदल सेना जो है काफ़ी घूम के आनी थी। उधर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखा था, मुझे क्या करना है, और कहते हैं कि जब ये मिलने के लिए गए, उससे गले मिलने के लिए कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि अभी तक कोई मुस्लिम शासक दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण नहीं किया था, और सफल आक्रमण नहीं मतलब था इसका। पहली बार आक्रमण हुआ, सफल आक्रमण हुआ, किसके समय हुआ, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। वैसे आक्रमण अब कई बार होगा, जब अलाउद्दीन खिलजी के समय आएगा तो उसी समय उसने तैयारी कर रखा था, और इख्तियार खां को पूरा कह दिया था कि हम जब इशारा करेंगे तब तुम वार करना, और जब गले मिलने जा रहा था तभी इख्तियार खां ने पीछे से उसका सर कलम कर दिया, और इस तरह से उसका सर जमीन पर चला गया, और उसके बरनी यहाँ भी दिखा आ गया, बरनी कहता है, उसके मस्तक से खून टपक ही रहा था, तभी चांदी का मसोबा उसके सर से निकाला गया और अलाउद्दीन खिलजी के सर पर रख दिया गया। ये जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के सर पर रख दिया गया और सुल्तान का जयकारा लगा। इस तरह से जदा ने हत्या करके एक तरह से कह सकते हैं कि सत्ता प्राप्त कर लिया, और अहमद चाप को जब पता चला तो वो बैक हो गया, और केवल एक व्यक्ति फखरुद्दीन को छोड़ करके शेष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से धन का प्रयोग उसने बड़ी मजबूती से किया, और कहते हैं कि वही धन लेकर के वहाँ आया, जिसकी चर्चा हम अगले अलाउद्दीन खिलजी से पढ़ाएंगे तो हम करेंगे, कैसे इसे उसने बांटता हुआ धन, रास्ते में जो धन मिला था वो लोगों को बांटते आया, और जल्दी ही भूल गए कि इसने हत्या करके गद्दी प्राप्त किया है, और कई ऐसे सरदार थे जो उसके अधीन हो गए। तो बरनी कई जगह आते हैं, इनकी जरूर दिमाग में रखिएगा स्टेटमेंट को, विशेषकर जो टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, ठीक है। और अन्य जो चीज़ें हैं जो दरोगा के हैं या अन्य परीक्षा हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पर जरूर ध्यान देते जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं आप लोगों को कि इसने एक नया विभाग की स्थापना किया था। इसको भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, दीवान ए वकूफ। यह विभाग था व्यय कागजातों का देखभाल करता था। एक नया विभाग इसने सर्जन किया था, बस ध्यान रखिएगा, करता था दीवान ए वकूफ। बस यही ध्यान रखना आप लोगों को। एक और चीज़ बता दें कि इतिहासकार बरनी की एक किताब है तारीख ए फिरोज शाही। इसी किताब में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी किताब में खिलजी वंश के शासकों का इतिहास मिलता है। अतः ये सबसे बड़ा स्रोत है बरनी की तारीख ए फिरोज शाही। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उदारता ने इसका अंत कर दिया। इसामी, खुसरो, बरनी, तमाम इतिहासकार इसकी प्रशंसा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महत्वाकांक्षा जब जन्म ले लेती है, विशेषकर जो उनके अधीन रहते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वही विश्वासघात करते हैं, इतिहास में देखने को मिला है। और यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ हुआ, और
मात्र 6 वर्ष के शासन का इसका अंत हो गया। और अगला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा अलाउद्दीन खिलजी पे, चूँकि वो बहुत बृहद है, बड़ा है, उसमें काफ़ी चीज़ समेटना होगा, इसलिए अगली वीडियो में हम रहेंगे। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो निश्चित है कि धीरे धीरे हमारा वीडियो बनता जाएगा। और कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो इसने शुरू की है कि कई लोगों का ऐसा था कि सर शुरू करिए, मुझे भी लगा कि नहीं करना है, कब तक आदमी और शाद में गम में जीवन व्यतीत करेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, और पठन पाठन से कोई चीज़ अच्छा नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अच्छी बात नहीं लगे तो ज़रूर ग्रहण करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई चीज़ नहीं आता है तो हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उसको पूरा कर दें। धन्यवाद।